हेलो गाइस, आज क्षितिज भाग 2 का चौथा चैप्टर हम देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है कि दो नाम है इसमें। पहला तो उत्साह है और दूसरा अट नहीं रही है। चैप्टर का नाम याद रखेंगे, उत्साह और अट नहीं रही है। अब इनके लेखक कौन है तो देखते हैं, लेखक के बारे में आते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला जी का, इनका उपनाम निराला जी है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ तो बंगाल के महिषादल में सन 1899 हुआ। 99 का फेरा लगा इनके जन्म में, इसीलिए इन्हें निराला कहा गया। और इनका जन्म हुआ कहाँ तो बंगाल के महिषादल में। सोचिए नाम भी कितना है, जो महिषादल में। तो जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय 99 का फेरा लग गया, यानी कि जो बंगाल है, बंगाल के महिषादल में 99 का फेरा कैसे लग गया तो उनकी कहानी, उनके जन्म से एक रिलेटेड कहानी है, इसीलिए उनको निराला कहा गया है। तो हम इतना याद रख लेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला, उनका जन्म है जो है बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। कब हुआ? 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोल, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। वो रहने वाले कहाँ के हैं तो वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गढ़ाकोल उन्नाव के रहने वाले हैं। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में, यानी कि बंगाल में ही वे 9वीं तक शिक्षा की है। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी की ज्ञान का अर्जित किया। बंगाल में अंग्रेजी बहुत अच्छा होता है, बंगाल के लोग अंग्रेजी अच्छा से जानते हैं। और संस्कृत तो जहाँ के वो मूल निवासी थे, उत्तर प्रदेश, बनारस, जो संस्कृति के लिए जाना ही जाता है। तो संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी जो है वो निराला जी को आती थी। उन्होंने इनमें ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र से भी गहरे आध्यात्म थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है, उन्हें किनका विचारधारा पसंद आया तो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से भी विशेष प्रभाव डाला है उनके जीवन में। फिर देखते हैं कि निराला का जो पारिवारिक जीवन है दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों में असामयिक निंदन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। अनवरत बहुत संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन में, और लास्ट में 1961 में उनका देहांत हो गया। 61 में उनका देहांत हो गया। तो ये तो पक्का याद रखेंगे कि 1899 में निराला जो है एकदम 99 जैसा निराला है, तो निराला का जन्म 1899 में होगा, पक्का इसको याद रखेंगे। मृत्यु कब होती है तो 1961 में मृत्यु हो जाती है। 1961 में उनका देहांत हो जाता है। अब आते हैं कि उनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, गुरुमुत्ता और नए पत्ते। उनकी काव्य रचनाएं अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे कि निराला जी जो हैं उनके दोस्त कौन कौन से थे। अनामिका उनके दोस्त थे, परिमल उनके दोस्त थे और गीतिका उनके दोस्त थे। तीनों एक दिन कहा किया कि नए पत्ते के खोज में निकले। उसी खोज में उन्होंने उनके पैरों पर कुकुरमुत्र ने मूत्र कर दिया। तो इससे याद रखेंगे कि अनामिका, परिमल, गीतिका जो है वो निराला जी के दोस्त हैं, और नए पत्ते के खोज में निकले तो कुकुरमुत्ता ने उन पर मूत्र कर दिया। तो अनामिका, परिमल और गीतिका और कुकुरमुत्ता और नए पत्ते उनके क्या हैं तो उनके काव्य रचनाएं हैं। आगे बढ़ते कि उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन, उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला जी रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। इसको भी फटफट पढ़ लेते कि निराला विस्तृत सरकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट तथा उदत्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव से कविता का भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग को संभव किया गया है। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और संपीड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी अनुभूति का भाव मिलता है, वहीं शीर्ष वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव मिलता है। ये सब मतलब कि निराला जी के लिखने के तरीके हैं कि उनकी कविता में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो थोड़ा सा कविता का भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उत्साह को देख लेते हैं कि उत्साह का मतलब क्या है। तो उत्साह जो एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करता है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। बादल जो है वो निराला जी का प्रिय विषय है। उत्साह से हम सीधा समझ लेते हैं कि आह्वान गीत, कोई खुशी वाला, कोई जोश वाला बात हो जाता है। तो बोलता है कि कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे की जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है,
तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना और नए अंकुर लिए हैं। ध्वंस, विकल्प और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कहता है कि बादल जब आती है तो देखते हैं कि भूमि बहुत सूखी पड़ी रहती है, जब बारिश होती है तो उनके प्यास मिट जाते हैं। बादल को एक आकांक्षा के रूप में बता रहे हैं, और वही बता रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है बादल कल्पना और नए अंकुर के विध्वंस, विलप और क्रांति की चेतना को संभव करते हैं। फिर कई बोलते हैं कि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला जी इसे नवजीवन और न्यूनतम कविता के संदर्भ में देखते हैं। इस कविता में बताया गया, उत्साह में यही बताया गया है कि जब बादल आता है तो बारिश होती है, तो बहुत उत्साह के साथ बारिश होती है और प्यासों का भूख मिट जाता है। बारिश से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। ये सारी इनकी उत्साह कविता में बताई गई है। फिर आते हैं कि अट नहीं रही है। ये बहुत आसान, अभी के मौसम के बारे में ही चर्चा है। यह कविता जो है फागुन की मादकता को प्रकट करती है। आपको पता होगा कि फागुन के महीने में चल रहे हैं, तो ये जो है फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन को सर्वव्यापी सुंदरता और अनेक संदर्भों को देखता है, और जब मन में प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य उल्लास दिखाई पड़ता है। सच में जो ये वसंत ऋतु है, ये फागुन, ये ऐसा महीना है जिसमें हर इंसान जो है हर्षोल्लास उल्लास में होता है। मतलब कि ये मौसम के कारण ही मनुष्य का मन अपने आप ही प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। तो ये कैसा होता है? फागुन के महीने की वजह से होता है, वसंत ऋतु के कारण होता है। तो ये मतलब फागुन ही सौंदर्य उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों में चयन और लय ने कविता की फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। तो अट नहीं रही कैसे संबंधित है? तो फागुन की जो उत्साह है, जो इसमें सर्वव्यापी सुंदरता है, उनके बारे में बताया गया है अट नहीं रही में। थैंक यू दोस्तों।